बच्चों, आप सभी कुशल होंगे। हिंदी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी की स्पर्श बुक से हम 2 लेसन गद्य से पढ़ चुके हैं, बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना। पद्य खंड से हमने कबीर और मीरा पढ़ा है। आज हम संचयन से हरिहर काका पार्ट 1 हरिहर काका पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। लेखक मिथिलेश्वर ने हरिहर काका पाठ के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का बहुत सारा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेखक बताते हैं कि गांव में 3 प्रमुख चीज़ें हैं। पश्चिम में तालाब है, पूरब में ठाकुरबाड़ी है और गांव के मध्य में एक बरगद का पेड़ है। पेड़ जिस प्रकार हमें छाया, सुरक्षा, आश्रय, फल फूल, प्राणवायु एवं जीवन प्रदान करता है, उसी तरह घर में हमारे बुजुर्गों की अहम भूमिका होती है। वे हमारी धरोहर है, वे हमें सुदृढ़ नींव प्रदान करते हैं। यहाँ पे लेखक ने बताया कि लेखक जब हरिहर काका से मिलने उनके घर जाते हैं तो हरिहर काका उनकी तरफ नज़र उठा के देखते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं और मुंह से वे कुछ नहीं बोलते। उनकी ऐसी स्थिति क्यों हुई, उन्होंने क्यों मौन धारण कर लिया, या एक समुद्र के बीच में जिस प्रकार एक छोटी सी कश्ती चली जाती है जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ किनारे तक नहीं जा सकती और वह डूबने के लिए इंतजार करती रहती है, उसी तरह ऐसा लगता है हरिहर काका भी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बहुत सारे जो हमारे सामाजिक परिवेश के चित्र को यहाँ पे खींचने की कोशिश की है। लेखक और हरिहर काका के बीच संबंध कैसा था? उनके बीच में घनिष्ठ प्रेम था, क्योंकि इसके वैचारिक कारण 2 हो सकते हैं। लेखक उनके पड़ोसी थे और हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी, अतः वे लेखक से एक पिता की तरह प्यार करते थे और यही दोनों कारणों के कारण उनके बीच में घनिष्ठ प्रेम का संबंध था। हरिहर काका को पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेते हैं। ग्रामीण परिवेश है। हरिहर काका कुल 4 भाई हैं, जिसमें हरिहर काका का दूसरा स्थान है। सभी भाइयों की शादियां हो गई थी, परंतु सभी के बाल बच्चे हैं, परंतु हरिहर काका की कोई संतान नहीं हुई और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। हरिहर काका ने दूसरी शादी की, परंतु दूसरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई और उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर उनकी गिरती हुई हालत को देखकर हरिहर काका ने तीसरी शादी नहीं की और उन्होंने सोचा कि ये भाइयों का परिवार भी तो उनका अपना ही है, मैं उनके साथ ही रहूँगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। चारों भाइयों के बीच में 60 बीघा जमीन है। सभी भाइयों के हिस्से में 15-15 बीघा खेत आए हैं। भाइयों ने सोचा हरिहर काका के कोई संतान भी नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी और वारिस भी नहीं है, उनकी मृत्यु के बाद वह खेत भी उन्हें मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि हरिहर काका का बहुत अच्छे से वे ध्यान रखें। उनकी पत्नियां भी खुश होकर उनका ध्यान रखने लगी। समय कटता गया और धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में मस्त हो गए। दूसरे भाइयों के जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा, उनका जो हरिहर काका का भतीजा था, शहर में क्लर्की का कार्य करता था। फिर धीरे धीरे उनकी हालत गिरती गई। हरिहर काका जब बीमार हो जाते तब उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती, क्योंकि सभी अपने परिवार में मस्त रहते, बच्चे अपने खेलने में मस्त रहते। बीमार अवस्था में उन्हें पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता, वे दालान के कमरे में अकेले सोए रहते थे। उस समय वे अपनी पत्नी को बहुत याद करते। अब भाइयों की पत्नियां शुरू में तो उनका बहुत ध्यान रखती, परंतु धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। घर में जब सब खा लेते, जो बचता वह हरिहर काका को परोस देती। कभी तो रूखी सूखी ही उनके खाने में हिस्से में आती। बुढ़ापे में वे कई चीज़ें खाना पसंद करते थे, परंतु उनका ध्यान कौन रखे, इस स्थिति से वे परेशान हो गए थे। अब हम थोड़ा सा यहाँ जाने की एक जो मुख्य चीज़ है गाँव में, वो है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी पूर्व दिशा में है। यह ठाकुरबाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। यह ग्रामीणों के आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पे हम इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनके यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, नौकरी हो, बालक का जन्म हो,
अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार की तरक्की हो जाए, लड़की का विवाह अच्छे घर में हो जाए, तो उन ग्रामीण लोगों का मानना था कि यह सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। तो वे चाहे फसल आती नहीं फसल आती तो उसकी अघुम ठाकुरबाड़ी के लिए निकाली जाती। दीपावली होती तो प्रथम दीपक ठाकुरबाड़ी में जलाया जाता। होली आती तो पहला गुलाल भी ठाकुर जी को चढ़ाया जाता। और जैसे ही कोई शुभ कार्य होता था तो वे कभी जमीन, रुपया, अनाज और धातु अर्थात सोने चांदी ठाकुरबाड़ी के नाम किया करते थे। ठाकुरबाड़ी के देख रेख के लिए साधु संत थे, वहाँ के महंत थे। अब धीरे धीरे यह ठाकुरबाड़ी इस तरह से उस क्षेत्र की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन गई। गांव के सब बुजुर्ग जब भी घर से फ्री हो जाते थे तो अपना समय बिताने के लिए ठाकुरबाड़ी पे जा बैठते थे। युवा वर्ग भी ठाकुरबाड़ी में जाया करता था, अर्थात बहुत अच्छा वातावरण था। साधु संत उनसे धार्मिक चर्चाएं करते थे ताकि वे धर्म के प्रति लोगों को जागृत कर सकें। सब कुछ अच्छा चलता था। वहाँ पे कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि वे चटोरे और पेटू किस्म के थे। वे सोचते थे ठाकुर जी के यहाँ पे ठाकुर जी को जो भूख लगेगा वो उन्हें भी खाने को मिलेगा। ये लोग गांव में ऐसे लोगों को भी देखते थे कि कौन कितना ज़्यादा दान दक्षिणा दिया करता, और इस सब की बात महंत और वहाँ के साधु संतों को बताया करते थे। यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे, और जो ये भाइयों के बारे में हमने चर्चा की, तो भाई शुरू में ध्यान देते थे और फिर धीरे धीरे वो निश्चित हो गए कि उनकी पत्नी हरिहर काका का ध्यान रखती होंगी, परंतु धीरे धीरे उनका ध्यान हटने लगा। हरिहर काका कभी कभी तो खाने के लिए भी तरस जाते थे और उन्हें बहुत क्रोध भी आता था। एक दिन अचानक जब मालूम पड़ा हरिहर काका बीमारी से उठे थे, उन्हें पता चला कि आज उनका भतीजे का कोई मित्र गांव में आने वाला है, इसलिए घर में बहुत से पकवान बनेंगे। हरिहर काका बड़े प्रसन्न थे कि आज उन्हें बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, परंतु पूरे घर ने खा लिया। भाई आए, गांव में खेतों में दौनी चल रही थी। उन्होंने सोचा शायद हरिहर काका ने पहले खाना खा लिया होगा। वे भी खाना खा के वापस खेत पे लौट गए। सबने खा लिया, परंतु उनके लिए कोई थाली नहीं। जब उन्होंने मांगा तो उन्हें सिर्फ रूखी सूखी खाने को दी गई। यह बात वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने थाली को उठा के आंगन में फेंक दिया और वे अपने भाइयों की पत्नियों से नाराज होने लगे कि तुम मुझे अपने आप पे बोझ समझती हो, तो मेरा जो खेतों का अनाज आता है वो इस घर में ही आता है और मैं अपने खेत का खाता हूँ। यह बात उस समय जो ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे वहाँ पे सीधा लेने आए हुए थे, तो उन्होंने यह बात सुनी। वे यह बात सुनते ही तुरंत ठाकुरबाड़ी गए। उन्होंने महंत को यह बात बताई। अब महंत जी ने सोचा ये अच्छा अवसर है, यदि हरिहर काका को बहला फुसला कर उनके जो 15 बीघा खेत है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लिए जाए तो यह और भी बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी। इस उद्देश्य से वे हरिहर काका को यहाँ वहाँ जब तब जैसे भी हो ठाकुरबाड़ी बुलाया करते थे। एक दिन वो आए तो उनकी बहुत देख रेख की गई, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए। यह बात देखकर उनके भाई बड़े घबरा चुके थे, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें बिना कहे ही पता चल जाती हैं। अब उनके भाइयों के मन में यह डर था कि कहीं बहन उन्हें बहला फुसला कर उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम ना कर ले, इसलिए वे उन्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आए। उन्होंने हरिहर काका से माफ़ी मांगी कि जो भी हुआ भूल जाइए, हम तो आपके ही बच्चे हैं। तो हरिहर काका आने को तैयार हो गए। फिर किसी भी तरह से महंत ने उन्हें रात को वहाँ पर रोक लिया ताकि वे उनके दिमाग में यह बात डाल सकें कि उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। फिर दूसरे दिन हरिहर काका ने सोचा कि आखिर कैसे भी है तो मेरा ही परिवार, मेरे ही भाई है, वो वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद अब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा। तीनों स्त्रियां, सब बच्चे, सब ध्यान रखते थे और महंत जी को ये चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं वे वापस अपने भाइयों के ना हो जाए। यहाँ वहाँ जब भी ठाकुर हरिहर काका दिखते तो महंत उनसे यही कहते कि तुम अपने खेत यहाँ कर दो, तुम्हारा बड़ा नाम रहेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी
तुम्हारा इस गांव में तुम्हें लोग पूजेंगे, हम भी दोनों समय तुम्हें भोग लगाएंगे। परंतु हरिहर काका यह बात समझ चुके थे कि अब जो उनके भाई और उनकी पत्नियां उनकी देखरेख करते हैं वो महंत जी के कारण करते हैं, क्योंकि एक दिन वो मंदिर में बिता चुके थे ठाकुरबाड़ी में। यह बात उन्हें समझ में आ गई। हरिहर काका पहले भोले भाले किसान थे, परंतु परिस्थिति ने उन्हें अब समझदार बना दिया था। अब जब हरिहर काका न तो ठाकुरबाड़ी के नाम जब जमीन नहीं करी, तो एक दिन महंत ने एक नया रूप लिया। उन्होंने साधु संतों के द्वारा, जैसा कि पाठ में बताया गया है, अपने साधु संतों के द्वारा उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। और फिर उनके भाई जब ढूंढते आए, वे समझ गए कि यह कार्य ठाकुरबाड़ी के लोगों का हो सकता है। जब ढूंढा तो ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ऐसी दुरावस्था में ठाकुरबाड़ी से हरिहर काका को हरिहर काका वहाँ पे मिले और फिर उन्होंने बताया, पुलिस को बयान दिए कि इन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मुझे मारा पीटा और ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान खाली कागजों पर ले लिए हैं। जब उन्हें यह बात पता चली तो पुलिस ने उन्हें वहाँ से छुड़वाया और फिर भाइयों के साथ उन्हें उनके घर भेज दिया। अब भाइयों को हमेशा डर सताने लगा, कहीं ठाकुरबाड़ी वाले महंत फिर से उन्हें ऐसा वापस न ले जाए। इसलिए हमेशा वे काका की नींद ही सोते और काका की नींद ही जागते। सारे भाइयों ने अपना समय निर्धारित कर लिया था कि जब एक एक करके वे पहरा देते और बार बार हरिहर काका से कहते कि आप अपनी ज़मीन हमारे नाम लिख दो, अन्यथा फिर से महंत इस तरह से कोई काम करेगा। लेकिन हरिहर काका को उस समय गांव के ऐसे लोग याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन दूसरे के नाम कर दी थी। रमेश सर की विधवा भी उन्हीं में से ऐसी थी। फिर उनकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई। जब तक ज़मीन थी तब तक सब पूछते थे और जब ज़मीन उन्होंने दूसरों के नाम कर दी तो उन्हें कोई नहीं पूछता था। इसलिए हरिहर काका ने सोचा रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है एक दिन मर जाऊं। उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि वे जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। एक दिन अचानक भाइयों ने भी वही रूप धारण कर लिया जैसा महंत ने किया था। उन्हें कमरे में बंद किया, हाथ पैर बांध दिए और जबरन उनके अंगूठे के निशान लेने लगे। भाई उनके मुंह में कपड़ा ठूसना भूल गए थे, अतः हरिहर काका जोर से चिल्ला दिए और जब तक वे उनका मुंह बंद करते तब तक गांव में आसपास मालूम पड़ गया कि कुछ अनहोनी हो रही है और महंत पुलिस सहित वहां पर आ गए। फिर उन्हें उससे भी दुरावस्था में घर से गिरफ्तार किया गया जैसे एक दिन ठाकुरबाड़ी से किया गया था। उसका मुख्य कारण यह है कि सभी लोग स्वार्थ लिप्सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अपनत्व का अभाव है। ये दोनों ही चीज़ आज हम समाज में देख सकते हैं, चाहे वो हमारे भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोसी हो, सभी जगह स्वार्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। अर्थात भाई और महंत जो उन्हें दिखा रहे थे कि वे उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें हरिहर काका से कोई लगाव नहीं था। वे तो उनसे इसलिए जुड़े हुए थे ताकि उनकी ज़मीन को वे हत्या सकें और हरिहर काका भी यह बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब हरिहर काका बिल्कुल निढाल हो चुके थे, निराश हो चुके थे और उन्होंने मौन की स्थिति को धारण कर लिया था। अब वे किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। पुलिस वालों ने उन्हें विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की थी। यह सुरक्षा भी ठाकुरबाड़ी के महंत के इशारे पर और उनके भाइयों के इशारे पर पुलिस वालों ने उन्हें दी हुई थी। अब ठाकुरबाड़ी वाले महंत ने आसपास के जो बड़े बड़े साधु संत थे जितने भी, उन सबको यहाँ बुला लिया था ताकि आगे कोई भी बात हो तो उनका जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत हो सके। और भाइयों ने भी अपने सभी रिश्तेदारों को यहाँ बुला लिया था अपने पास गांव में, ताकि यदि आगे कोई ऐसी बात होती है तो वे उनका पक्ष रख सकें। और तीसरे लोग थे तमाशाबीन, जिसमें हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि जब भी हमारे आसपास समाज में, जैसा यहाँ गांव के द्वारा बताया गया है कि हरिहर काका को लेके पूरा गांव दो वर्गों में बंट चुका था। एक वर्ग वह था जो यह चाहता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें।
ये वर्ग में ऐसे कुछ पेटू और चटोरे लोग थे। वे किसी न किसी तरह ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे और वहाँ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते थे। और दूसरा वर्ग वह था जो जिनके यहाँ पे हरिहर काका जैसे बुजुर्ग, विधवा या विधुर पल रहे थे, जो यह चाहते थे कि हरिहर काका को ज़मीन अपने भाइयों के नाम करनी चाहिए। गांव का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पेड़ के नीचे बैठे हो, कुएं पे हो, घर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि अब हरिहर काका का क्या होगा, वे अपने ज़मीन किसके नाम करेंगे। सभी उनकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। सबका मानना था हरिहर काका अमरता की घूंटी तो पीकर नहीं आए, एक न एक दिन उन्हें जाना है। और सभी को लग रहा था कि इसको लेकर अब खून की नदियाँ बहेंगी, क्योंकि ये तमाशाबीन लोग हैं, है ना। तो अब वो सुरक्षा में रह रहे हैं। यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, वर्तमान परिवेश में सिर्फ हम भौतिकता को, स्वार्थ लिप्सा को पूरा महत्व देते हैं। हमारे बीच अपनत्व का बिल्कुल अभाव सा हो गया है। हम बिल्कुल स्वार्थी बनते जा रहे हैं। इसी कारण हरिहर काका की यह स्थिति हुई। अतः हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति आज होती, वर्तमान परिवेश में अगर होती, तो हरिहर काका ऐसा मौन अवस्था में नहीं जाते। उसके लिए क्योंकि आज मीडिया है, कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं, पुलिस विभाग है, इनकी मदद के द्वारा हम हरिहर काका जैसे लोगों की रक्षा कर सकते हैं। उनसे बात करके, उन्हें समझाकर, मीडिया के द्वारा या सामाजिक संगठन के द्वारा हम उन्हें ऐसी परिस्थिति से मुक्ति दिला सकते हैं। मैंने आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें यह भी जानना चाहिए बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता हो तो जब हम मिलेंगे तब बात करेंगे। मैं PDF मैंने साथ में डाला है। आप सबसे पहले पाठ को पढ़िए, फिर इसे समझिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नोत्तरों को आप हल करिएगा। नेक्स्ट पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।